students. Today in this video we are going to see the very first chapter of your syllabus, and the very first chapter is heredity and evolution. Now when you talk about heredity or evolution or inheritance, the very first word comes in our mind is hereditary characters, okay? Or might be you have learned these words or these terminologies in your 9th standard. आपको 9th standard में इसके related एक chapter था, and that chapter was based on DNA, RNA, genes, genetical characters, Mendel, ये बहुत सारे words तुमने सुने थे उस chapter में. जब भी मैं heredity ये word कहती हूँ तो तुम्हें कैरेक्टर्स फ्लैश होते हैं, शायद से नहीं भी होते हैं तो भी हम हेरिडिटी वर्ड कहते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा वर्ड है, कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक टर्म है. बराबर है, साइंटिफिक टर्म है, साइंटिफिक वर्ड है, बट इसका मीनिंग बहुत ही इजी है. क्या है हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब होता है जब पेरेंट्स से हमारे बॉडी में कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, उसे कहते हैं हेरिडिटी. मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. मतलब फॉर एग्जाम्पल समझो अभी हाइट की बात करोगे. अगर हाइट की बात करोगे तो जनरली फैमिलीज या जीन्स पे डिपेंड करता है. समझो किसी के दादा दादी की हाइट बहुत टॉल है वो लोग, तो उनके डैड भी टॉल होंगे, उनके बच्चे भी टॉल होंगे, उनके आने वाले बच्चे भी शायद टॉल होंगे. ओके, शायद बोल रही हूँ क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं वो बहुत जनरेशन से चलते आ रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है. बट ऐसा भी हो सकता है कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो बहुत जनरेशन से सेम मतलब कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं. कभी कभी किसी किसी के फैमिली में बर्थ मार्क्स होते हैं. देखो जैसे कि जो बेबी बर्थ लेते हैं तो उसको पहले से एक मार्क होता है, बर्थ मार्क्स जिसे कहते हैं. जैसे कोई तिल हो गया, ओके, फेस पे कोई मार्क हो गया, या बॉडी पे, पीठ पे कोई मार्क हो गया, पैर में, हाथ में. सो वो बर्थ मार्क जनरेशन टू जनरेशन भी हो सकता है. या किसी के फैमिली में देखा होगा सारे फैमिली मेंबर्स उनके हाइट टॉल ही रहते हैं, उनका हाइट ज़्यादा होता है या टॉल रहते हैं वो लोग. ऐसा क्यों? क्योंकि उनके फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन टॉलनेस का कैरेक्टर पास हो रहा है. या किसी फैमिली में तुमने देखा होगा मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओबीज, मोटे होते हैं, तो उनके फैमिली में वो जेनेटिक है. जेनेटिक है इसका मतलब क्या? वो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर पास हो रहे हैं. और जो कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं उन्हें कहते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, और उसी टर्म को कहते हैं हेरिडिटी. तो ऐसा कोई बोलता है कि किसी किसी की फैमिली में बहुत ही छोटे एज में लाइक 24-25 के एज में उन्हें डायबिटीज हो जाता है. तो सम पीपल से कि डायबिटीज जेनेटिक है. जेनेटिक का मतलब क्या होता है कि वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है, उसे जेनेटिक कहते हैं. अभी किसी किसी फैमिलीज में ऐसा भी होता है कि उनको कोई एक प्रॉब्लम होगी, जैसे उनको थोड़ा भी कुछ अगर समझो ब्राइट लाइट उनके सामने आ गई तो उनको हेडेक हो जाएगा, या उनको स्नीजिंग, थोड़ा कुछ डस्ट का एलर्जी होता है, थोड़ा सा भी धूल उड़ा तो उनको स्नीजिंग मतलब कोल्ड स्टार्ट हो जाता है. तो ये सब भी जेनेटिक हो सकता है. सो व्हेन यू से द टर्म जेनेटिक, इसका मतलब क्या होता है? वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है. अंडरस्टूड? तो वो कोई बीमारी हो सकती है, कोई आदत भी हो सकती है. तुमने कहते हुए सुना होगा बहुत बार, आइदर योर मॉम और डैड सेज कि ये तो मेरे जैसी आदत है. इसका मतलब क्या? वो जीन्स तुम्हारे बॉडी में उनके हैं, मतलब उनके कैरेक्टर्स तुम्हारे बॉडी में क्या हुए हैं? ट्रांसफर हुए हैं, और उस ट्रांसफर को ही कहते हैं हेरिडिटी. अब ये सारा जो टॉपिक है हेरिडिटी, एवोल्यूशन, डीएनए, आरएनए, ये किस में आता है? जब तुम साइंस की बात करते हो, साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं. कुछ सब्जेक्ट्स बताती हूँ.
जैसे मेन सब्जेक्ट्स है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब साइंस के ही अलग अलग फील्ड्स हैं। अगर सिर्फ बायोलॉजी बोलोगे तो इट इज स्टडी ऑफ, बायो बोलते हो ना, बायो का मतलब है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ लाइफ मीन्स बायोलॉजी। तो व्हेन यू स्टडी लाइफ, अभी लाइफ का मतलब ये नहीं सिर्फ ह्यूमंस के बारे में मैं पढ़ूं क्योंकि मैं ह्यूमन हूं, नहीं, अगर मैं प्लांट्स भी पढ़ती हूं तो दैट इज ऑल्सो स्टडी ऑफ लाइफ। तो प्लांट्स और एनिमल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हो तो तुम बायोलॉजी पढ़ते हो। अंडरस्टूड? फिजिक्स बात करूंगी तो इट इज ऑलवेज लाइक लेंस एंड मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशंस। ओके, जैसे तुम्हें कुछ फिजिक्स के एग्जांपल्स देती हूँ। अगर मैंने समझो तुम्हें न्यूमेरिकल्स भी होंगे फिजिक्स में, अगर मैंने यहाँ से एक बुलेट चलाई तो वो बुलेट एक वुडन प्लैंक पे लगी तो वो कितने स्पीड से गई, कितना मतलब वो स्पीड वगैरह मेजरमेंट करें, दैट इज ऑल फिजिक्स। देन व्हेन यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री, it is what? It is study of chemicals. So when you talk about more chemicals like acids and bases, then you study chemistry. And when there comes maths or solutions or calculations, then you're studying maths. So science is amalgamation of, मतलब सारे subjects का togetherness. So सारे subjects एक साथ आकर, जैसे physics, chemistry, biology, maths, वो एक साथ आकर बनाते हैं science. तुम्हें science 2, ये जो पूरा टेक्स्ट बुक है, दिस इज ऑल फुल ऑफ बायोलॉजी। मीन्स उस पूरे 10 चैप्टर्स में तुम क्या पढ़ने वाले हो? स्टडी रिलेटेड टू लाइफ, स्टडी रिलेटेड टू ऑर्गेनिजम्स, तो तुम बायोलॉजी पढ़ने वाले हो उसमें। अब बायोलॉजी में भी क्या है, बहुत सारे टर्म्स हैं या बहुत सारे फील्ड्स हैं। जैसे बायो में होता है एक प्लांट का फील्ड होता है, एक एनिमल का फील्ड होता है। जब तुम प्लांट का फील्ड बोलते हो तो इट इज बॉटनी, जब तुम एनिमल का फील्ड बोलोगे तो इट इज जूओलॉजी। जूओ मीन्स एनिमल्स, लॉजी मीन्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी, बॉटनी का एक्चुअल मीनिंग है स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। सो व्हेन यू आर स्टडिंग प्लांट्स यू आर स्टडिंग बॉटनी, व्हेन यू आर स्टडिंग एनिमल्स यू आर स्टडिंग जूओलॉजी, टुगेदर यू आर स्टडिंग बायोलॉजी। ओके, अब बॉटनी, जूओलॉजी, ये ठीक है, ये 2 फील्ड्स हैं। इसके अलावा भी फील्ड्स हैं। जब मैं डीएनए, आरएनए, जीन्स, इनका बात करूंगी, हेरिडिटी, एवोल्यूशन, ये सब बात करूंगी तो इट कम्स अंडर द फील्ड कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या है? जीन, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ जीन्स और स्टडी ऑफ genetic characters is called as genetics. तो जब हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, not the genes what you wear, हाँ, don't take that concept. Genes means जो हमारे बॉडी में कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करते हैं, जो डीएनए होता है उसी को जीन कहते हैं। मैं वो जीन का भी कंसेप्ट तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी, धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे जाएंगे हम। तो जेनेटिक्स एक फील्ड है, वैसे ही फिजियोलॉजी एक फील्ड होता है जहां पर तुम एनिमल्स और प्लांट्स के बॉडी के अंदर के मतलब इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हो। जैसे कि मैंने फूड खाया, फिर वो अंदर गया, फिर वहाँ पर HCl आया, उसने फूड को व्हाट यू कैन से एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया, फिर फूड डाइजेस्ट हो गया बाय एंजाइम्स। तो जब ये सब पढ़ते हो तो यू आर स्टडिंग व्हाट? यू आर स्टडिंग एनिमल फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी। ऐसे अगर प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि तुमने पढ़ा है फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स के अंदर कैसे जाइलम, फ्लोएम, जाइलम क्या होता है? यस, जो पानी ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या होता है? ओके, जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो वो 2 वेसल्स होते हैं। तो जब तुम इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हो तो वो प्लांट फिजियोलॉजी हो जाता है। ओके, तो बॉटनी, जूओलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, ऐसे अलग अलग फील्ड्स होते हैं। नाउ इन दिस चैप्टर, तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में हम क्या शुरू करने वाले हैं? एक टॉपिक जो कौन से फील्ड से बिलोंग करता है? जेनेटिक्स। इसलिए मैंने पहले ही तुम्हें मीनिंग बताया, तो तुम पता कर सको कि कौन सा फील्ड तुम पढ़ रहे हो। तो कौन सा फील्ड हम पढ़ रहे हैं? जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके,
तो तुम्हारा टॉपिक को हम लोग थोड़ा ओपन अप करते हैं। हेरिडिटी जब बोलोगे तो हेरिडिटी का मीनिंग क्या है? ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। और जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उन्हें हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। एवोल्यूशन को हम डिकोड नहीं करेंगे अभी, क्योंकि एवोल्यूशन एक पूरा अलग से व्हाट यू कैन से टॉपिक ही है तुम्हारे चैप्टर में, तो हम तभी वो करेंगे। अब हम अगर हेरिडिटी की सिर्फ बात करेंगे तो तुम्हें हेरिडिटी से भी पहले ये समझना जरूरी है कि उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। जैसे किसने सबसे पहले ये जेनेटिक्स वर्ड टर्म किया, या किसने पहले ये बताया हमें कि जेनेटिक्स भी एक फील्ड हो सकती है, जीन्स होते हैं, डीएनए होता है, या कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं। ये सब बताने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। अगर वो नहीं होते तो आज हमें ये सारे फील्ड्स, ये सारे टर्म्स, इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। सो हम ऐसा बोलते हैं कि अभी मैंने तुम्हें कहा कि व्हाट वी आर स्टडिंग हेरिडिटी। कौन से फील्ड में हेरिडिटी आता है? हेरिडिटी कम्स इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, करेक्ट। अब ये जो जेनेटिक्स है ये एक फील्ड है, बराबर, जिसमें हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ते हैं, जीन, डीएनए, आरएनए, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, मेनी थिंग्स। बट कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसने सबसे पहले ये मतलब लोगों को बताना शुरू किया होगा, या उसने खुद समझना शुरू किया होगा। एंड उस इंसान को, जैसे हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इंडिया इज महात्मा गांधी जी, करेक्ट। वैसे ही हर एक टर्म को डिफाइन करने वाला भी एक इंसान होता है जिसे फादर ऑफ दैट टर्म ऐसा कहते हैं। मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिसने जेनेटिक्स के बारे में खुद ने अंडरस्टैंड किया है और लोगों को बताने की कोशिश की। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स इज द वेरी रिस्पेक्टफुल साइंटिस्ट who was Gregor Mendel. Not mental, huh? Please do respect. So it's Gregor Mendel. Mendel was the scientist who actually for the first time, जिसने सबसे पहली बार he understood, या फिर उसको ये questions आने लगे। देखो, जब तुम साइंटिस्ट ये वर्ड बोलते हो ना, इसका मतलब क्या? उनको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये ऐसा ही क्यों हुआ, वो वैसे ही क्यों। जैसे देखो, चिल्ड्रंस आर मोर क्यूरियस, तुम भी ऐसे क्यूरियस हो ना, ये ऐसा ही क्यों है, वो वैसा क्यों नहीं है। सो व्हेन द पीपल आर मोर क्यूरियस, तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, और अगर उनको उसमें बहुत इंटरेस्ट है तो उसका आंसर भी ढूंढते हैं। तो ग्रिगोर मेंडल, जॉन ग्रिगोर मेंडल उनका पूरा नाम है, तो उन्होंने सबसे पहले खुद को क्वेश्चंस पूछना शुरू किया कि ऐसा क्यों हर एक प्लांट दूसरे प्लांट जैसा दिखता है, क्यों हर एक प्लांट का फ्लावर का कलर भी दूसरे से सेम होता है। अच्छा, कोई फ्लावर तो सेम है, कोई फ्लावर का कलर अलग है, ऐसा क्यों? तो जब उनको बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में घूमने लगे तो उन्होंने उसका आंसर ढूंढने की भी कोशिश की। एंड देन ही टेंड टू फाइंड आउट मैनी मोर कंसेप्ट्स अबाउट जीन। तो डीएनए, जीन, ये सब के बारे में, डीएनए के बारे में तो नहीं, बट जीन क्या होती है, कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर पास होता है, ये सब के आंसर्स उन्होंने ढूंढे। दैट्स व्हाई उनको आज फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से हम लोग व्हाट यू कैन से वी डू रिस्पेक्ट हिम लाइक दैट। ओके, सो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रिगोर मेंडल। जो जेनेटिक्स है या हेरिडिटी है या इनहेरिटेंस है, इसका जो पूरा अगर लाइफ देखोगे, मतलब कहाँ से ये वर्ड आना स्टार्ट हुआ ईयर वाइज, तो 1886 से लेकर, कब से? 1886 से लेकर 1961 तक इसका रिसर्च चालू था। आज भी रिसर्च चालू है। तो क्यों इतना ही लिखा है मैंने, इसके आगे भी और लिख सकती थी मैं, कितने इयर्स तक, आज तक भी वी कैन राइट 2020 ऐसा भी लिख सकते हैं। बट ऐसा ही क्यों, इतना ही क्यों लिखा है 1961? क्योंकि 1886 से
Mendel started inventing, not inventing you could say, but discovering more terms और more answers of the question. उन्होंने खुद से ये ढूंढना शुरू किया in the year 1886. तब से लेकर 1961 तक बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने कुछ नया डिस्कवर किया है. जैसे एक एग्जाम्पल देती हूं, ग्रिगोर मेंडल जो थे उन्होंने हमें मेंडेलियन जेनेटिक्स बताया. फिर उसके बाद हमें जीन्स तो पता चल गए, बट वो जीन्स होते क्या हैं? क्या वो डीएनए होता है, क्या वो आरएनए होता है, उनके बारे में बताने वाले दूसरे साइंटिस्ट थे. तो भले ही मेंडल वाज फादर, बट उनके बाद वो जाने के बाद उनके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर डिकोड किए हैं. जैसे वॉल्टर सटन, ओके, उन्होंने डीएनए क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, उनके बारे में बताने की कोशिश की. फिर जैकोब एंड मोनोड कि कैसे जीन्स प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो रेगुलेट भी करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं. जैसे डीएनए डिस्कवर करने वाले, तुम्हें पता है ये डीएनए किसने डिस्कवर किया है? बताओ जरा, टेस्ट योर नॉलेज एज वेल. डीएनए का डिस्कवरी किसने किया? कौन से साइंटिस्ट ने? तुम्हें एक 9th स्टैंडर्ड में पूरा चैप्टर था जिसमें था. यस, करेक्ट. डीएनए डिस्कवरी हुआ है बाय 2 साइंटिस्ट, ओके, विद द हेल्प ऑफ अदर 2 साइंटिस्ट. ठीक है. तो जिन्होंने भी डीएनए डिस्कवर किया है वो उनका थियरी अलग है, और जो मेंडल ने दिया है वो थियरी अलग है. मेंडल जाने के बाद जो नया थियरी आया वो थियरीज भी अलग है. इसलिए इतने सारे सालों में बहुत सारी नई नई थियरीज आई हैं. ओके. इसके बाद 1961 के बाद भी बहुत सारी थियरीज नई आई, या नई थियरीज एक्सेप्ट करने लगे लोग, उनको ज्यादा समझ में आने लगा. बट जो बेसिक था वो 1886 से 1961 में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर डिकोड हो चुका था. तो जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि फादर कौन है वो पर्सन जिसने हमें ये बताया है. सो ग्रिगोर मेंडल इज दैट पर्सन. ओके. उसके बाद तुम्हें क्या पता होना चाहिए? उसके बाद हमें पता होनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज. जैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि डीएनए क्या होता है. तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि आरएनए क्या होता है. What is gene? What is the factor? What is Mendelian genetics? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं which we are going to study. Okay? उसके बाद हमें यह भी पता होना चाहिए फंक्शन. किसका फंक्शन? फंक्शन का मतलब क्या होता है? काम. फंक्शन ऑफ किसका? डीएनए. डीएनए क्या काम करता है हमारे बॉडी में? क्यों डीएनए इतना इंपॉर्टेंट है? ये भी हमें पता होना चाहिए. अगर मैं बोलूं कि डीएनए के डीएनए नहीं होगा तो हम बॉर्न नहीं हो सकते, रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है. क्यों? इसका मतलब डीएनए इंपॉर्टेंट है, बट वो क्या काम करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्या हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनमें डीएनए इंपॉर्टेंट है? यस. अगर वो इंपॉर्टेंट है तो वो क्या काम करता है? ठीक है. हमने सेकेंड चैप्टर में ये भी देखा है कि हम बैलेंस डाइट कंज्यूम करते हैं. करेक्ट. बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, या कहो व्हाट वी कैन से विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, एवरीथिंग. अगर मैं ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखूं, बहुत सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो हम बाहर से खाते हैं, कंज्यूम करते हैं. जैसे तुमने समझो पल्सेस खाए या नॉन वेजिटेरियन फूड मतलब मीट खाया, एग्स खाए, तो तुम्हें प्रोटीन्स मिल रहे हैं. बट क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी खुद से प्रोटीन बनाती भी है? अब तुम सोचोगे ठीक है ना मैम, उसमें क्या है, हम बाहर से भी खाते हैं, बॉडी भी बनाती है. नहीं, खुद को क्वेश्चन पूछना शुरू करो ना, क्यों? अगर मैं बाहर से प्रोटीन खा रही हूं तो क्यों मेरी बॉडी प्रोटीन बना रही है? देखो एनिमल का ना कंसेप्ट होता है,
बॉडी का कि अगर समझो मेरी बॉडी बाहर से कुछ खा रही है तो बॉडी को खुद क्यों बनाना है वो चीज, क्योंकि एनर्जी वेस्ट होगा ना अगर खुद से बनाएगा तो बॉडी तो पागल है, इसका मतलब बाहर से भी खा रही है, उसको बाहर से भी प्रोटीन चाहिए और अंदर भी बना रही है, तो ये तो वेस्ट ऑफ एनर्जी है। एक ही काम करे, या तो बॉडी के अंदर ही बनाए या तो बाहर से ही खाए ताकि ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो। तो व्हाई? सो द क्वेश्चन कम्स इज बॉडी मेक्स प्रोटीन, हमारी बॉडी प्रोटीन बनाती है, क्यों? हम बाहर से प्रोटीन खाते हैं ना, फिर बॉडी को बनाने की जरूरत क्या है, ये क्वेश्चन है। दूसरा, सो दिस इज व्हाई डज आवर बॉडी मेक द प्रोटीन्स। अनदर इज लाइक व्हाट मेक्स द बॉडी और व्हाट ट्राइज नहीं बोल सकते हैं, बट ऐसा क्या होता है जिससे बॉडी प्रोटीन बनाती है। ओके, सो हु मेक्स द प्रोटीन इन द बॉडी, कौन प्रोटीन बनाता है बॉडी में, क्यों प्रोटीन बनाते हैं, बॉडी क्यों प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, कौन है जिसकी वजह से प्रोटीन बनता है। ओके, और ये प्रोटीन कहां पर यूटिलाइज होता है, सो वेयर डज दिस प्रोटीन इज यूटिलाइज्ड इन द बॉडी। बहुत क्वेश्चंस हैं और हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं, इस वीडियो में नहीं बट अगले वीडियो में जरूर मैं इन सारे क्वेश्चन के आंसर में दूंगी। हर एक साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि शायद से तुमने 9th में ये सारे साइंटिस्ट के नाम भी सुने होंगे, बट फिर भी हम एक बार रिवीजन करेंगे कि हर एक साइंटिस्ट का अपना अपना एक थियरी था कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या बताया है। तो सारे साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी थोड़े बहुत हम आंसर्स देंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हें ये पूरा चैप्टर ये क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में ही जाने वाला है। ओके, सो स्टे ट्यून, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर फॉर श्योर। थैंक यू।